जय हिंद दोस्तों। हेलो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं रविकांत आपको करंट अफेयर की क्लास कराएंगे हम। ये करंट अफेयर आप किसके है? ये दृष्टि घटना चक्र 2023 का है। ये दृष्टि घटना चक्र 2023 का है। इसमें आपका 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का दिया हुआ। इसमें हमने लास्ट टाइम आपको 2 क्लास करा दिए हैं। इसकी कितनी क्लास करा दिए हैं? टोटल 2 क्लास करा चुके हैं आपके हमने। अब आपको हम आगे क्लास कराएंगे। पहला क्लास हमने लगभग अप्रोक्सीमेट 1 घंटे कराया था। दूसरी क्लास में थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी तो उसको बीच में हम छोड़ दिए थे, जिसको 40 मिनट ही कंप्लीट कर पाए थे। टोटल 40 मिनट कंप्लीट हो पाया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे हम लोग। हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है इसका, राष्ट्रीय परिदृश्य कवर कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमको करना है। तो आज लगभग 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, 1 से 1.5 घंटे के बीच में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्टार्ट होने से पहले क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों तक भी आसानी से क्लास पहुंच सके। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे हम क्लास अपलोड करें आपको तुरंत क्लास मिल जाया करें। और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या इसमें न्यूज़ दिया हुआ है? सबसे पहला न्यूज़ दिया है कि भारत जापान के बारे में दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग क्या है इसके भारत जापान के संबंध में। तो जापान के जो प्रधानमंत्री है फोमियो किशिदा भारत भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। थोड़ा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा आप लोग। एक मिनट का आप लोग टाइम दीजिएगा। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें। हाँ, सही हो गया। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फोमियो किशिदा ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। कब? 20 से 21 मार्च के बीच में। और ये 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है। कौन सा? ये भारत का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2022 में किया गया था। और डिप्लोमेटिक रिलेशन की 17वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 2022 में 17वीं वर्षगांठ मनाए गए थे। और बात किया जाए तो वर्ष 2023 में जहां G20 के अध्यक्ष अगर भारत कर रहा है, ये तो सबको पता होगा। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। वहीं पर जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है। जापान किसे कर रहा है? G7 की अध्यक्षता कर रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शासन प्रमुख को 18वां G20 शिखर सम्मेलन, कौन सा? 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। और G7 की बात करी जाए, G7 जो शिखर सम्मेलन आपका 2023 में हुआ है, 19 से 21 मई के बीच 2023 में कहाँ पर होगा? हिरोशिमा जापान में आयोजित किया जाएगा ये। अब हम लोग आते हैं जापान ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो कौन थे प्रधानमंत्री? एंथोनी अल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए थे। कब? 8 से 11 मार्च के बीच में। और इन्होंने मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के पद के रूप में ग्रहण किए हैं। कौन सा प्रधानमंत्री पद कब बने हैं? मई 2022 में बने थे। और इनकी पहली क्या थी? आधिकारिक यात्रा थी। पहली ये आधिकारिक यात्रा थी। और 8 मार्च 2023 को, कब? 8 मार्च 2023 को होली के दिन ही अल्बनीज ने अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद गुजरात पहुंचे हुए थे। कहाँ पहुंचे थे? गुजरात पहुंचे। और वहीं पर क्या हुआ था? 9 मार्च 2023 को अल्बनीज यानी भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए कौन सा टेस्ट मैच में भी वहाँ पर अवेलेबल थे, उपस्थित थे। और यह भारत ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन का एनुअल आयोजन किया गया है। कब किया गया है? 10 मार्च को भारत ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसमें कि 4 दस्तावेजों पर
क्या किया, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान किया गया। चार कौन से दस्तावेज हैं वो, एक है ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता। दूसरा क्या है, खेलों में सहयोग, दूसरा खेलों में सहयोग है। तीसरा नवाचार यानी इनोवेशन में, इनोवेशन। और लास्ट कौन सा, चौथा टास्क फोर्स। दो हैं, दो कौन सा टास्क फोर्स हैं, टास्क फोर्स। एक है सोलर टास्क फोर्स आपका, कौन सा, सोलर। दूसरा क्या आपका ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है। इन पर क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट्स आदान प्रदान किए गए हैं। अब वो हम लोग आते हैं डीकेन, क्या है, डीकेन विश्वविद्यालय। डीकेन विश्वविद्यालय क्या है, ये भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बनेगा। क्या है, भारत ने इसको क्या कहते हैं, मान्यता दे दिया है अपना यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। कहाँ पर, भारत में। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। कौन सी है, डीकेन यूनिवर्सिटी। अब हम लोग देखते हैं भारत भूटान के संबंध पर। भारत भूटान के संबंध कैसा रहा, तो 3 से 5 अप्रैल के बीच, कब, 3 से 5 अप्रैल 2023, लगभग आज से 25 दिन पहले, भूटान के नरेश, यानी भूटान के नरेश कौन थे, जिग्मे खेसर नामग्याल, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे। कब, 3 से 5 अप्रैल के बीच में। और भूटान की ये 13वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी, भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हुआ है। कौन सा, सहमति बनी, बात बनी है। और क्या हुआ था यहीं पर, भूटान में भारत के सहयोग से, यानी भूटान में क्या है, भारत के सहयोग से मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी किया गया है। और किसने किया था, भारत ने किया था, जो कि हाल ही में भूटान को इसको क्या कर दिया गया है, सौंप दिया गया है। भूटान को क्या कर दिया गया है, सौंप दिया गया है। इसका जो क्षमता कितना है, 720 मेगावाट है। कितना क्षमता है, 720 मेगावाट है। और देखें भारत भारत भूटान सहयोग के माध्यम से और कौन कौन से परियोजना पर काम हुआ है। और एक आपका पुनात सांगचू है, कौन सा है, पुनात सांगचू है। ये 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है। दूसरा क्या है आपका, और कौन सा परियोजना है, वो फर्स्ट थी पुनात सांगचू, फर्स्ट थे ये, पुनात सांगचू सेकंड परियोजना है। और दूसरा क्या है, कोलोंगछू, ये भी जल विद्युत परियोजना है। एंड चुखा जल विद्युत परियोजना। इस 4 जल विद्युत परियोजना का भारत ने निर्माण किया और भूटान को सौंप दिया गया है। भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारी रेल लिंक, यानी क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का भी निर्माण प्रस्तावित है। क्या है, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण भी प्रस्तावित है। ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये असम, असम से भूटान को जोड़ेगा। कहाँ से, असम को भूटान से जोड़ेगा ये। और ये भारत का क्या है, भारत का पहला रेल लिंक होगा। अब बात आती है कहाँ कहाँ, देख लेते हैं हम, इटली के संबंधों को देखते हैं। बात कहाँ के, इटली के संबंधों की बात देखते हैं हम लोग। तो जो इटली के प्रधानमंत्री 2 से 3 मार्च 2023 को, यानी 2 से 3 मार्च 2023 को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ये भारत की राजकीय यात्रा पर आई हुई थी। कब आई थी, 2 से 3 मार्च के बीच में। कौन से थे, जॉर्जिया मेलोनी। और इनके साथ उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी भी आई हुई थे। कौन, एंटोनियो तजानी। और यह 5 वर्षों के अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। कौन सी है, 5 वर्षों बाद ये द्विपक्षीय वार्ता थी पहले। और क्या हुआ यहाँ पर, यहीं पर यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी, यानी कि जो कौन है मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री हैं, वह 8वें रायसीना संवाद, कौन सा, 8th रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भी भाग लिया है। और क्या हुआ है, 2023 में ही भारत और इटली ने क्या 75वीं राजनयिक संबंध वर्षगांठ भी मनाया गया है। कौन सा, 75 वर्षगांठ भी राजनयिक संबंध मनाया गया था। ठीक है। और किन किन मुद्दों पर बात हुई थी, तो कुछ जो मुद्दे थे उनमें जो बात हुई थी, कौन सा था आपका, एक इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव था। कौन सा था एक, इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। दूसरा क्या था, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। तीसरा क्या था, इंडिया इटली स्टार्टअप ब्रिज एंड
रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली के वाणिज्य दूतावास के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर हुए थे। हम लोग देखते हैं जर्मनी एंड भारत के संबंधों के बारे में कि कैसा संबंध रहा है। तो 25 से 26 जनवरी 25 से 26 फरवरी कब 25 से 26 फरवरी के बाद जर्मनी के चांसलर कौन थे? जर्मनी के चांसलर ओलाफ जर्मनी के चांसलर कौन? ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी और ये 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद 26 जनवरी को बेंगलुरु का भी दौरा किए थे। 25 फरवरी को दिल्ली पहुंचे थे और 26 फरवरी को बेंगलुरु में का दौरा किए थे। वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर श्री सोल्ज की यह पहली यात्रा थी। कौन सी थी ये? पहली यात्रा उनकी थी भारत में। जो वर्तमान के चांसलर हैं इनकी पहली यात्रा थी। हम लोग देखते हैं भारत मिस्र के रिश्तों के बारे में। तो 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के रूप में यानी 24 से 27 जनवरी के मध्य आए हुए थे। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फताह अल सीसी। ये भारत की राजकीय यात्रा संपन्न किए थे कब? 24 से 27 जनवरी के बीच में। कब? इस 26 जनवरी को भी मुख्य अतिथि के रूप में इनको बनाया गया था। 26 जनवरी 2023 को इनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनके चीफ गेस्ट के रूप में इनको बनाया गया था। क्या? चीफ गेस्ट के रूप में निमंत्रण भेजा गया था इनको। और क्या है? ये पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बनाया गया है। यानी कि पहली बार किसी मिस्र के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट बनाया गया था। कब? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और क्या हुआ है? 2023 को ही मिस्र और भारत के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष हो गए हैं? 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। और क्या? मिस्र को G20 के अध्यक्षता के दौरान मिस्र को गेस्ट कंट्री के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। किस रूप में किया गया है? गेस्ट कंट्री के रूप में भी आमंत्रण भेजा गया है। और 5 मुद्दों पर बात हुई है। वो कौन से मुद्दे हैं? साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एंड कल्चरल क्षेत्र में, और युवा मामलों के सहयोग के क्षेत्र में, एंड लास्ट ब्रॉडकास्टिंग के सहयोग में। कौन सा? प्रसारण के क्षेत्र में। इन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर भी किए गए हैं। और भारत बांग्लादेश की बात की जाए, किसकी? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन? शेख हसीना। इन्होंने भी कब? 5 से 8 सितंबर के 2022 में क्या हुए? भारत की यात्रा पर आई हुई थी शेख हसीना। और इन्होंने क्या? 8 सितंबर 2022 को ही कब? 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का भी दौरा किए थे। कहाँ पर किए थे दौरा? सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का भी दौरा किए थे। और वाटर शेयरिंग पर ही कुछ बात हुई थी। कौन सी नदी है वो? बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली है। कौन सी नदी? बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली कुशियारा नदी है। उस पर भी समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक कुशियारी नदी किसकी? बराक की शाखा है। किसकी है? बराक नदी की एक शाखा है जो कि असम से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ से? असम से होकर प्रवाहित होती है। और क्या है बात है? भारत बांग्लादेश का मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट एक है। कौन सा? मैत्री पाइपलाइन। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किए थे। यह पाइपलाइन की आधारशिला 2018 में रखी गई थी और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 131.57 किलोमीटर है। अब आते हैं सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति। क्या देखते हैं हम लोग? सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति जो टॉप 100 थे। तो टॉप 100 में क्या है? ये रिलीज कब किया गया था? 13 अप्रैल 2023 को रिलीज किए गए थे ये टाइम मैगजीन के द्वारा। इसमें क्या है? टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल की लिस्ट होती है इसमें, जो 6 श्रेणियों में डिवाइड करता है। 6 श्रेणी कौन कौन से हैं? एक आर्टिस्ट को शामिल किया जाता है यानी कलाकार को, दूसरा इनोवेटर्स को, तीसरा असाधारण व्यक्ति टाइटन्स को, और चौथा लीडर्स को यानी नेताओं को, उसके बाद आइकन्स को,
देन उसके बाद मार्गदर्शक को, इन लोग को इसमें शामिल किया जाता है। तो बात किया जाए कलाकार, कितने कलाकार को शामिल किया गया था इसमें? 19 कलाकारों को शामिल किया गया था। कितने कलाकार थे इसमें, इस श्रेणी में? 19 कलाकार थे, जिसमें कि मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायक तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर को शामिल किया गया था। इनके थे टोटल 19 व्यक्ति थे। इनोवेटर में जो थे, कौन से व्यक्ति थे? किलियन एम्बापे फ्रेंच फुटबॉलर हैं, और इगा स्विटेक ये पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। यहाँ पे कौन हो गए? इनोवेटर हो गए। असाधारण व्यक्ति में टाइटन्स में कौन थे? टाइटन्स में आपके भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, अभिनेत्री, मॉडल एवं टेलीविजन होस्ट कौन है? टेलीविजन होस्ट थी कौन? पद्मलक्ष्मी थी। और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क एंड, और कौन सा नाम बताया हमने? पद्मलक्ष्मी ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं। और फुटबॉलर, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर कौन है? लियोनेल मेसी। नेताओं की श्रेणी में टोटल 20 लोग शामिल किए गए थे, जिसमें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी थी ओलेना जेलेंस्की, बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, बोला अहमद तिनुबू, ओलेना जेलेंस्की एंड बोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, एंड जैनेट एलन ये कौन है? अमेरिका के वित्त मंत्री हैं। इन लोगों समेत 20 लोग शामिल हैं इसमें। आइकन में बात की जाए तो 15 लोग को आइकन में स्थान दिया गया था, जिसमें कि भारत से आपके अभिनेता शाहरुख खान को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? अभिनेता शाहरुख खान को। और पॉइनियर्स में भारत की बात की जाए तो SS राजमौली को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं नाटो का करंट में 31वां देश ज्वाइन किया। कौन सा ज्वाइन किया है? फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया है। कौन सा देश ज्वाइन किया है? फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया है। तो टोटल कितने देश हो गए हैं? 31 देश हो गए हैं। और नाटो की आधारशिला कब रखे गए थे? 1949 में आधारशिला रखे गए थे। कब रखे गए थे? 1949 में। और फिनलैंड कब ज्वाइन किया है? 4 अप्रैल 2023 को नाटो ज्वाइन किया है अभी फिलहाल। और अगर बात किया जाए सेकेंड लास्ट कौन है, यानी कि 30वां नंबर पर ज्वाइन करने वाला कौन सा देश था? तो नॉर्थ मैसेडोनिया है। कौन सा था? नॉर्थ मैसेडोनिया 30वां सदस्य बना था नाटो का। और नाटो की राजधानी कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में पर स्थापित है। और 4 और देश भी ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कौन से? बोस्निया है, हर्जेगोविना है, जॉर्जिया है, एंड स्वीडन है, एंड यूक्रेन। अब आते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट देखते हैं, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क का ये प्रकाशन है एक। जारी कब किया गया? ये 20 मार्च 2023 को नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई, प्रकाशित की गई है। यह कौन सा संस्करण था? एक 11वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। और यह 6 कारकों पर निर्धारित होता है। कौन से 6 कारक है? पहला आपका GDP पर कैपिटा है, यानी GDP पर कैपिटा इनकम। दूसरा क्या है? सोशल सपोर्ट, यानी कि उस कंट्री में कितना सोशल सपोर्ट मिलता है। तीसरा क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। तीसरा क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चौथा क्या है? फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, यानी कि जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। ये चौथा ऑप्शन है। उदारता, यानी कि उस कंट्री में कितना उदार लोग हैं। जेनरसिटी। उसके बाद भ्रष्टाचार बोध, यानी कि परसेप्शन ऑफ करप्शन कितना वहाँ पर उस कंट्री, उस हिसाब से क्या जारी किया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। टोटल 137 देश इसमें शामिल किए गए थे। टोटल कितने? 137 देश शामिल किए गए हैं। इसमें देखें कि कौन से कंट्री टॉप पर हैं। तो छठवीं बार लगातार फिनलैंड टॉप पोजीशन पर है। प्रथम स्थान पर कौन सा है इसमें? आपका फिनलैंड है, ये कंटिन्यू 6ठी बार है। दूसरे नंबर पर आपका डेनमार्क है। तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? आइसलैंड है। और नीचे से बात की जाए तो नीचे सबसे आपका नीचे कौन सा है? अफगानिस्तान अप्रसन्न कंट्री है। उसके बाद लेबनान है। भारत की बात की जाए तो भारत का इसमें 2023 में कौन सा रैंक है? तो भारत का रैंक 126वां स्थान है। कौन सा भारत का स्थान है? 126वां स्थान है भारत का। कितने में?
137 कंट्री में 126 स्थान है, मतलब भारत के लोग भी ज़्यादा खुश नहीं हैं। अब आते हैं हम लद्दाख एवं मयूरभंज। लद्दाख एंड मयूरभंज को क्या किया गया है अभी? 50 महानतम स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। 50 महानतम स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। मयूरभंज, मयूरभंज क्या है आपका? ये उड़ीसा का एक जिला है जो कि यहाँ पर एक विलक्षण बाग तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ये। और मयूरभंज का छाऊ नृत्य यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। छाऊ को, मयूरभंज का छाऊ जो डांस है उसको यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। और लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पर किस लिए है? अल्पाइन भूप्रदेश तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है यह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 यानी कि वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स 2023। तो ये कब जारी किया है? 14 मार्च 2023 को जारी किया गया है ये। और ये 10वां संस्करण था। कौन सा था ये संस्करण? 10वां संस्करण था। ये टोटल 163 कंट्रीज में शामिल हैं। रिपोर्ट जारी की गई, 163 कंट्रीज शामिल किए गए हैं। तो अगर बात की जाए आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से थे, तो पांच देश कौन से हैं जो आतंकवाद सर्वाधिक प्रभावित हैं? तो टॉप पर अफगानिस्तान है जहाँ पर आतंकवाद से ज़्यादा प्रभावित है, आतंकवाद ज़्यादा है वहाँ पर। दूसरा नंबर आपका क्या है? बुर्किना फासो। तीसरे नंबर पर आपका सोमालिया है। और बात किया जाए कुछ कंट्रियों में बिल्कुल से आतंकवाद शून्य है। उन कंट्री कौन कौन से हैं? भूटान है, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत लगभग 78 कंट्री में आतंकवाद से बिल्कुल अप्रभावित श्रेणी में रखा गया है इनको। इसमें चीन भी आपका शामिल है। और अगर ब्रिक्स कंट्री की बात की जाए तो ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स कंट्री में केवल चाइना आपका आतंकवाद से प्रभावित नहीं है और सभी कंट्री आपका आतंकवाद से प्रभावित हैं। और अगर बात की जाए भारत की तो भारत के इसमें कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है आतंकवाद से प्रभावित में। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022 यानी कि जो हथियारों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसकी रिपोर्ट है यह 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा क्या किया गया? जारी किया गया रिपोर्ट, जो कि क्या है? इसमें 5.1% की गिरावट दर्ज की गई है हस्तांतरण की। और बात की जाए कि सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन से कंट्री थे 18 से 22 के बीच में? 2018 से 22 के बीच में 5 जो कंट्री हैं वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर के रूप में थे। कौन कौन से थे? आपका अमेरिका था सबसे टॉप पर, अमेरिका टॉप पर था। दूसरे नंबर पर रूस था, उसके बाद फ्रांस, फिर चीन, देन जर्मनी। यानी 5 ही कंट्री सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे आर्म्स के। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। और इनका अगर रेशियो देखा जाए तो लगभग ये 76% एक्सपोर्ट करते हैं टोटल का। और इम्पोर्टर की बात की जाए, आर्म्स इम्पोर्टर कौन कौन से सबसे बड़े कंट्री हैं? तो सबसे टॉप इम्पोर्टर में भारत है आपका, भारत 1 नंबर पर है। फिर दूसरे नंबर पर आपका सऊदी अरब है। तीसरे नंबर पर आपका कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड चीन। चीन आपका भी इम्पोर्टर भी है 5वें नंबर पर। और आपका चौथे नंबर एक्सपोर्टर भी है। और अभी भी भारत सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट करता है? लगभग 45% हिस्सा रूस से अभी भी इंपोर्ट करता है भारत। अब आते हैं 95वां ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा? 95 ऑस्कर पुरस्कार। ये कब प्रथम पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? ये प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 16 मई 2029 से स्टार्ट किया गया था। ये कब? 16 मई 1929 से स्टार्ट किया गया था। और इसमें 95 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वाधिक 11 नामांकन किस फिल्म को मिले हैं? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको 11 पुरस्कार दिए गए हैं। अगर भारत की बात की जाए, भारत में कौन कौन से मिले हैं? तो भारत में नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। किसको? भारत में नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है।
और भारत के लिए ऐतिहासिक और कौन सा था, एक कार्तिकेय गोसलोवस का जो निर्देशित फिल्म एक है, 60 फिल्म थे, द एलिफेंट विस्पर, ये क्या डॉक्यूमेंट्री थे, द एलिफेंट विस्पर को भी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री 60 फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा कौन सा था, नाटू नाटू सांग के लिए, कौन सा, नाटू नाटू सांग के लिए भी दिया गया है। और देखते हैं हम लोग लेगाटाम समृद्धि सूचकांक 2023, कौन सा, लेगाटाम समृद्धि सूचकांक 2023। इसमें क्या है, ये कब जारी किया गया है, 27 फरवरी 2023 को लेगाटाम इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया गया है। ये कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण है, कौन सा है, 16वां संस्करण है। यह लगभग 167 देश, विश्व की लगभग 99.4% आबादी को कवर करता है। ठीक है, ये किन किन क्षेत्रों पर बात करता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद पर्सनल फ्रीडम, गवर्नेंस, सोशल कैपिटल, उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड एनवायरनमेंट, फिर एंटरप्राइज कंडीशन, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट एक्सेस, इकोनॉमिक क्वालिटी यानी कि कंट्री की इकोनॉमिक क्वालिटी कैसे है, लिविंग कंडीशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, इन आधार पर रैंक की जाता है। तो रैंक में देखा टॉप 5 कंट्री कौन से हैं 2023 में, तो टाइप 5 कंट्री में आपका डेनमार्क सबसे टॉप पर है, 1 नंबर पर है डेनमार्क आपका है, दूसरे नंबर पर आपका स्वीडन है, तीसरे नंबर पर आपका नॉर्वे है, और सबसे लास्ट में बात की जाए तो लास्ट में आपका साउथ सूडान 167वीं रैंक इसमें है, कौन सा है, साउथ सूडान का इसमें लास्ट रैंक है। भारत की रैंक इसमें कौन से है, भारत की रैंक 103 स्थान इसको मिला है, लेगाटाम समृद्धि सूचकांक में भारत की रैंक 103 है। अब आते हैं हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स देख बात करते हैं। तो ये सर्वप्रथम 1995 में प्रकाशित की गई थी, कब, 1995 में प्रकाशित की गई थी सर्वप्रथम ये, और ये इसके किस आधार पर दी जाती है, यानी कि वहाँ का रूल ऑफ लॉ कैसा है, रूल ऑफ लॉ, उसके बाद रेगुलेटरी एफिशिएंसी क्या है, एंड उसके बाद सरकार का आकार क्या है, और ओपन मार्केट कैसा वहाँ का। तो इसमें ये कब जारी किया गया, 27 फरवरी 2023 को, 27 फरवरी 2023 को आर्थिक सूचकांक 2023 जारी किया गया। ये कौन सा संस्करण था, ये 29वां संस्करण था, कौन सा है, 29वां संस्करण था। और बात करें इसमें तो 4 देश, 4 कौन कौन से देश इसमें, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है, अर्थात इन्हें इकोनॉमिकल फ्री श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया चारों कंट्री को, इकोनॉमिकल फ्री श्रेणी में रखा गया है, इकोनॉमिकल फ्री श्रेणी में। और भारत के स्कोर की बात की जाए तो भारत का स्कोर क्या है इसमें, भारत के इसमें स्कोर क्या है, 131वां स्कोर है। किस श्रेणी में, ये मोस्टली अनफेयर अनफ्री स्टेज में इसको रखा गया है, मोस्टली अनफ्री श्रेणी में। और सिंगापुर को विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वाला स्टेट घोषित किया गया है, यानी कंट्री घोषित किया गया है। अब आते हैं द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट्स, द एग्रीकल्चर इनोवेशन फॉर क्लाइमेट में इसमें भारत को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था, 22 फरवरी 2023 को भारत का एक आशय पत्र हस्ताक्षर कर M4C में शामिल किया गया है, M4C में शामिल किया गया है इसमें और क्या है, भारत अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान M4C में शामिल किया गया। I2U2 क्या है, I2U2 में इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE ये 4 कंट्री हैं। और इसमें टोटल कंट्री कितने हैं, टोटल कंट्री आपके 47 कंट्री हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो ये
सर्वप्रथम 2000 कब जारी किया गया था ये? सर्वप्रथम 2012 में जारी किया गया था, वर्ष 2012 में जारी किया गया था ये। और करंट में फरवरी 2023 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वैश्विक नवाचार नीति के केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया है। और इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। कितने शामिल किया गया? 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। और संस्करण की बात की जाए तो कौन सा संस्करण है ये? 11वां संस्करण है, जो कि 55 अर्थव्यवस्था वाले लगभग 90% जीडीपी को कवर करते हैं। और देखें टॉप कंट्री कौन से हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में? तो टॉप कंट्री में आपका यूएसए अमेरिका है 95.48 स्कोर के साथ। दूसरा आपका यूके है, उत्तराखंड नहीं, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। तीसरा क्या है? ये फ्रांस है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत इसमें किस रैंक पर है? 103 रैंक पर भारत है। भारत की रैंक क्या है? 103 नंबर पर भारत को रखा गया है। ठीक है, भारत की रैंक इसमें कौन सी है? आपका 103 रैंक है। 2022 में बात की जाए तो भारत की रैंक 100वां स्थान था। अब हम लोग आते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। सॉरी, ये तो हो गया था, ये दोबारा रिपीट हो गया पेज। भ्रष्टाचार। अब हम लोग आते हैं भ्रष्टाचार पर। इसमें आते हैं हम लोग भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। क्या है ये? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये वर्ष 1995 से स्टार्ट किया गया था। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देश के क्षेत्र को वहाँ पर भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि किस कंट्री में कितना भ्रष्टाचार है। तो सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षण के आधार पर मूल्यांकन किया था, जिसमें से 180 देश को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में 0 से 100 अंक दिए गए हैं, 0 से 100 अंक दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं, ये तो अभी करंटली कब जारी किया गया है? 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया है। ये कौन सा संस्करण था आपका? ये 28वां संस्करण है, ये 28 संस्करण है ये। और बात की जाए टॉप कंट्रियों की, तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला कौन सा कंट्री इसमें? डेनमार्क है। डेनमार्क बहुत कम भ्रष्टाचार है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड है न्यूनतम भ्रष्टाचार वाले। उसके बाद न्यूजीलैंड है। ये टॉप के 3 कंट्री हैं। कौन से? टॉप के तीन कंट्री हैं जिनमें भ्रष्टाचार बहुत कम मात्रा में है। और सबसे भ्रष्ट कंट्री में देखें तो सबसे लास्ट में कौन सा है? सोमालिया 180 आप 180 है, मतलब 180 देशों में लास्ट में सबसे है। फिर सीरिया, देश के बाद साउथ सूडान है। भारत की बात की जाए तो भारत भ्रष्टाचार इंडेक्स में किस स्थान पर है? 85 स्थान पर है। किस स्थान पर है? 85 नंबर पर भ्रष्टाचार इंडेक्स में 50वें स्थान पर है भारत। अब आते हैं हम, भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना हुआ है। किसका बना अध्यक्ष? वासेनार व्यवस्था का। 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा पानी पी लें हम लोग। तो वासेनार अरेंजमेंट ये क्या है? बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। और ये कहाँ पर स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में स्थित है ये। और इसमें हस्ताक्षर कब हुआ था? 1995 में हुआ था हस्ताक्षर। टोटल इसमें कितने सदस्य हैं? 42 सदस्य इसमें हैं। और ये रिपोर्ट कब आई थे? 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वासेनार व्यवस्था का पूर्ण सत्र अध्यक्ष के रूप में ग्रहण किया। कब ग्रहण किया था? 1 जनवरी 2023 को अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? 1 साल तक है ये।
मतलब 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। भारत ने आयरलैंड से वॉशिंगटन व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता का ग्रहण किया है। किससे लिया है ये? आयरलैंड के बाद। और ये फर्स्ट अवसर है जब अध्यक्ष बना हुआ भारत। ठीक है, अब आते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स। मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। क्या है आपका? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, जनवरी 2023 को कब? जनवरी 2023 को वाशिंगटन डीसी स्थित कैटो इंस्टीट्यूट, कौन सा? कैटो इंस्टीट्यूट एंड कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के संयुक्त रूप से ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। ये कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। कौन सा है? 8वां संस्करण है। और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 में वर्ष 2020 की उपलब्धता का आंकड़ों के आधार पर 165 देशों में शामिल किया गया है। कितने देश है टोटल? 165 देश को शामिल किया गया है, जिसमें से अगर टॉप 3 कंट्री की बात किया जाए जहाँ पर ह्यूमन फ्रीडम है, तो टॉप आपका स्विट्जरलैंड है। कौन सा है? स्विट्जरलैंड हो गया। दूसरे नंबर आपका न्यूजीलैंड है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? एस्टोनिया है, जहाँ पर क्या है? ह्यूमन फ्रीडम ज़्यादा है। अगर साउथ एशिया कंट्री की बात की जाए तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा फ्रीडम कहाँ पर है? सिंगापुर में है। और भारत की बात की जाए तो एशिया में भारत का 10वां नंबर है। एशिया में भारत का 10वां नंबर है। और वर्ल्ड में कौन सा रैंक है? 112 नंबर है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में वर्ल्ड में 112 नंबर पर है और एशिया में 10वां नंबर पर है। अगला आते हम लोग, ईरान CSW से बाहर हुआ है। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन से बाहर हो गया है। ये क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्थित एक ये वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है ये। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। बस इसमें इतना याद रखना है। और हम लोग देखते हैं अब विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022। कौन सी? विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा ये जारी किया जाता है। ये कब जारी किया गया था? 8 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है। और ये कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण था, 9th नंबर का। और इसमें अगर शीर्ष कंट्री की बात की जाए, शीर्ष 3 देश कौन से इसमें हैं? तो स्विट्जरलैंड आपका विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन से? विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड हो गया, टॉप पर है 100 स्कोर के साथ। स्वीडन इसमें दूसरे नंबर पर है। एंड आयरलैंड इसमें तीसरे नंबर पर है। किस नंबर पर है आयरलैंड? तीसरे नंबर पर है। और लगातार 6वीं बार क्या है? लगातार 6वीं बार प्रतिभाओं को आकर्षित एवं बनाए रखने में 63 देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान है। लगातार 6वीं बार प्रथम स्थान पर बना हुआ है स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत का रैंक इसमें 52 है, यानी कि भारत की स्थिति बहुत अभी भी खराब है। क्योंकि अगर देखें वो 18 में कौन सी रैंक थी? 2018 में 53 रैंक थे। फिर 19 में 59 रैंक गई। 20 में 62 रैंक गई। 21 में 56। उसके बाद 22 में 52 रैंक आई। अब आते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। क्या देखते हैं? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स 2022 के द्वारा घोषणा की गई है। और इसमें वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मई 2019 में यूक्रेन के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। अगला देखते हैं हम लोग न्यूज इसमें क्या है। हीरोज ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? द ओमेन ऑफ ईरान को।
हीरोज ऑफ द ईयर द वुमेन ऑफ ईरान को, एंटरटेनर ऑफ द ईयर ब्लैक पिंक, साउथ कोरिया पॉप बैंड रॉक है के पॉप, एथलीट ऑफ द ईयर एरोन जज को, आइकन ऑफ द ईयर मिशेल योह, ये कौन है, मलेशियाई अभिनेत्री हैं और एशिया की पहली बनी हुई हैं। इनोवेटर्स ऑफ द ईयर ग्रेगेटी रॉबिन्स जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाले नासा की टीम है ये। ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिकी गैटन है। अब आते हैं फोर्ब्स की लिस्ट देखते हैं। विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं, फोर्ब्स ने लिस्ट जारी किया था जिसमें कि विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं हैं इसमें। ये कौन सा संस्करण है, ये आपका 19वां संस्करण है, 19वां संस्करण ये, जिसमें क्या है, अगर बात की जाए तो सूची में जो टॉप पर हैं, सूची में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वान डेर लियेन। कौन है, उर्सुला वान डेर लियेन, ये जर्मनी की हैं, ये शीर्ष पर स्थान पर है। किस स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर क्या है, कौन है, क्रिस्टीन लेगार्डे। दूसरे स्थान पर कौन है, क्रिस्टीन लगार्डे, ये दूसरे स्थान पर हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर हैं। टॉप 3 देख लिया हमने, ये तीसरे स्थान पर हैं। और इंडिया की बात की जाए तो सूची में शामिल और प्रमुख महिला कौन कौन से हैं, तो मेरी बर्रा, ये अमेरिका की चौथे नंबर पर हैं। मेरी बर्रा किस पे है, चौथे नंबर पे हैं। फिर क्रिस्टिना जॉर्जिवा कहाँ के हैं, बुल्गारिया के हैं, ये 12वें नंबर पे हैं, जो फेमस नाम है। साई इंग वेन, ये ताइवान के हैं, ताइवान के राष्ट्रपति हैं, 17वें नंबर पर हैं ये। इतना काफ़ी है। और भारत की बात की जाए तो भारत की इसमें 6 भारतीय महिलाओं को जगह मिला है। कितने भारत में मिली है, भारत की 6 महिलाओं को इसमें जगह मिला हुआ। कौन से, वित्त मंत्री सीतारमन, निर्मला सीतारमन जी को कौन सा इसमें रैंक मिली हुई, 36वें स्थान पर नाम था इनका। इन्होंने लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई रखी है, चौथी बार सूची में जगह बनाई रखी हुई है। अगला अब तो हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है ये, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022। ये क्या है, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर 172 कितने 172 शहरों की रैंक प्रदान की गई है। इसमें रैंकिंग में क्या है, न्यूयॉर्क शहर, कौन सा, रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर की कीमतों के लिए आधार शहर यानी बेस सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। किस रूप में, न्यूयॉर्क सिटी को बेस सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है इसमें। और बात किया जाए वर्ष 2022 में सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क, कौन सा, सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क को रैंक 1 यानी विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर बताए गए हैं। कौन सा, सबसे महंगे सिटी कौन से हैं, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, सबसे महंगे सिटी हैं आपके, जो कि न्यूयॉर्क को पहला स्थान हासिल हुआ सबसे महंगे सिटी में। सबसे सस्ता शहर की बात की जाए तो सीरिया का है दमिश्क। कौन सा है, दमिश्क सीरिया का सबसे सस्ता शहर है। लगता है यहीं पर चलना पड़ेगा, यहीं पर रहना पड़ेगा हम लोग को। और 172 शहरों की रैंकिंग में भारत के शहरों का स्थान कौन कौन सा था, तो भारत का स्कोर जो था बेंगलुरु का रैंक क्या थे, 161 थे, यानी बेंगलुरु कहाँ पर, कर्नाटका है। उसके बाद चेन्नई का 164 रैंक थे, अहमदाबाद यानी गुजरात का 165 है। ये महंगी सिटी में आते हैं, यानी इंडिया में देखें सबसे महंगी सिटी कौन सा हो जाएगी, बेंगलुरु, देन चेन्नई, देन अहमदाबाद। अब हम लोग आते हैं भारत GPAI का अध्यक्ष यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष चुना गया है। क्या हुआ है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसमें, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अंतर्राष्ट्रीय और
मल्टी स्टेक होल्डर का एक पहल है। और इसके जो संस्थापक थे 15 संस्थापक सदस्य हैं, 15 में से, जिनमें 14 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, इटली, भारत, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा एंड मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका इसमें शामिल हैं। वर्तमान में टोटल सदस्य कितने इसमें? 29 सदस्य हैं। कितने टोटल सदस्य हैं? 29 सदस्य इसमें हैं। और भारत ने यह अध्यक्षता किससे ग्रहण किया है? फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण किया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत ने क्या GPAI की अध्यक्षता किससे ग्रहण किया है, तो बताएंगे आप क्या? फ्रांस से ग्रहण किया हुआ है। और इसमें बात की जाए तो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2020 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। कहाँ पर? कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ है? पेरिस यानी फ्रांस में हुआ था। तीसरा कहाँ पर हुआ है? टोक्यो जापान में। चौथा कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। अब आते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2005 से किया जा रहा है। और इसमें 14 सांकेतिक के आधार पर किया जाता है। 4 श्रेणियों में जो कि हैं। पहला क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, उसका स्कोर कितना रखा जाता है? 40% दिया जाता है स्कोर। फिर नवीकरणीय ऊर्जा का 20% स्कोर है। फिर उसके बाद ऊर्जा उपयोग का 20% है। फिर जलवायु नीति का स्कोर 20% रखा गया। इस हिसाब से क्या किया गया है? रैंकिंग की जाएगी। तो 14 नवंबर 2022 को, कब? 14 नवंबर 2022 को COP27 जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। कौन सा संस्करण है ये? 18वां संस्करण है। जोड़ लेंगे, वैसे भी जोड़ लेंगे कब हुआ है। कौन सा संस्करण ये? 18वां संस्करण है। और बात की जाए तो इसमें शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश का स्थान नहीं है, यानी कि टॉप 3 में किसी का भी नंबर नहीं है। क्या है? किसी भी कंट्री का नंबर नहीं है इसमें। अब बात की जाए डेनमार्क इसमें टॉप रैंकिंग है। डेनमार्क का इसमें सर्वोच्च रैंक वाला देश के रूप में है, जो कि चौथा स्थान पर है। डेनमार्क किस स्थान पर है? चौथा स्थान, क्योंकि 1 से 3 तक किसी को रैंकिंग नहीं की गई है। और इसमें ईरान का सूचकांक में अंतिम स्थान है। कौन सा स्थान है? अंतिम स्थान प्राप्त हुआ ईरान को। देखते हैं टॉप शीर्ष कंट्री किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो इसमें डेनमार्क चौथे नंबर पर यानी टॉप पर बना हुआ है। स्वीडन दूसरे नंबर पर है आपका। चिली मिर्ची किसमें है आपका? छठे नंबर पर है। भारत इसमें किस नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। ये कौन सा है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये भारत किसके नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। अब हम लोग आते हैं वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक। कौन सा? वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। तो ये कब रिपोर्ट आई थी? 3 नवंबर 2022 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टलांस इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किए गए हैं। ये कौन सा संस्करण है आपका? ये 9वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? 9वां संस्करण है। टोटल इसमें कितने देश शामिल हैं? 133 देश इसमें शामिल किए गए हैं। 133 देश इसमें शामिल किए गए हैं। बात की जाए प्रथम 5 स्थान पर कौन कौन से कंट्री हैं? प्रथम 5 में कौन कौन से कंट्री हैं? तो आपका स्विट्जरलैंड, आप देखते होंगे स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ये हमेशा के हर इंडेक्स में टॉप में ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो स्विट्जरलैंड हो गया, सिंगापुर,
डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड स्वीडन ये टॉप 5 में है। और अंतिम 5 की बात की जाए तो 33वां स्थान पर यानी 133 स्थान पर कौन सा चाड है। फिर कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है 132 नंबर पर। 133 पर आपका यूथोपिया है। 130 पर का रहा अंगोला है। और माली आपका 129वें नंबर पर है। भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत के कौन से रैंक है इसमें 101 नंबर पर भारत है। इसमें भारत 101 नंबर पर है। ग्लोबल टैलेंट कम्पटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है 101 है। और भारत में इस भारत के 8 शहरों को स्थान मिला इसमें कितना, भारत के 8 शहरों को इसमें स्थान दिया गया है। कौन कौन से हैं इसमें 8 शहर, बेंगलुरु है, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता एंड सूरत, इसमें 8 भारत के सिटी शामिल है इसमें। अब आते हैं हम लोग वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022। कौन सा वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022। ये 4 कारकों के आधार पर जारी किया जाता है। 4 कारकों के आधार पर ये जारी किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग नवंबर 2022 में, कब नवंबर 2022 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स जारी किया गया है। कब जारी किया गया है 2022 में जारी किया गया है नवंबर में। और इसमें कंट्री की बात की जाए तो इसमें कितने कंट्री शामिल हैं 194 कंट्री शामिल हैं। और सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री है तो आपका नॉर्वे का इसमें प्रथम स्थान पर है। मतलब नॉर्वे में क्या है ब्राइबरी कम ली जाती है। और नॉर्थ कोरिया समग्र विश्व में 93 स्थान पर, अंतिम स्थान पर नॉर्थ कोरिया किसमें है, नॉर्थ कोरिया 93 अंक के साथ सबसे लास्ट में है 194 अंक स्थान पर है। और भारत का स्थान की बात की जाए तो भारत का स्कोर 48 स्कोर के साथ 86वें नंबर पर है। तो भारत का स्कोर क्या है इसमें 86 नंबर पर है। किसमें भारत का स्थान क्या है इसमें 86 नंबर। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में भारत है इसमें 86 नंबर पर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और 2022 में किस स्थान पर था 21 में, सॉरी 22 में 21 में था इसमें 82वें नंबर पर। अब हम आते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। कौन सा देखते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये 2008 से प्रकाशित किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है 2008 से किया जा रहा है। ये वर्ष 2022 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये 13वां संस्करण है। कौन सा है ये 13वां संस्करण है। कौन सा है 13वां संस्करण है। और इसमें टोटल कंट्री कितने हैं 140 कंट्री इसमें शामिल किए गए हैं रूल ऑफ लॉ में। टॉप कंट्री की बात की जाए तो टॉप कंट्री कौन सा इसमें डेनमार्क हो गया, नॉर्वे एंड फिनलैंड, ये टॉप 3 कंट्री हैं। डेनमार्क, नॉर्वे एंड फिनलैंड इसमें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में टॉप 3 कंट्री हैं। लास्ट की बात की जाए तो इसमें अफगानिस्तान 138 स्थान पर है। कौन सा अफगानिस्तान 138 स्थान पर है। कंबोडिया 139वें स्थान पर है। वेनेजुला आपका 140वें स्थान पर है। किस स्थान पर है वेनेजुला 140वें स्थान पर है। अगर एशिया कंट्री की बात की जाए एशिया में आपका नेपाल का 69 रैंक है, श्रीलंका के इसमें 74 रैंक है। और भारत की रैंक इसमें क्या है 77वां स्थान है। किसमें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान 77वां स्थान है। और एशिया में इसमें 3रा स्थान है। अब आते हैं वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक ये कब से जारी किया जा रहा है 2006 से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है। और ये 4 संकेतों के आधार पर किया जाता है। 4 संकेतों पर आधार पर कौन सा है अंडर नरिशमेंट, कौन सा अंडर नरिशमेंट यानी कि अल्प पोषण, फिर बाल दुबलापन कौन है चाइल्ड वेस्टिंग, क्या है चाइल्ड वेस्टिंग, फिर चाइल्ड स्टंटिंग क्या है चाइल्ड स्टंटिंग, दूसरा क्या है चाइल्ड मोर्टालिटी यानी कि मृत्यु दर।
और इसमें जो रैंक दिया जाता है 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है, उसी आधार पर सूचकांक बनाया जाता है। तो सबसे लो अगर 9.9 से या उससे कम है तो सबसे लो रैंक है। 10 से 19.9 है तो मॉडरेट हो गया। 10 से 34.9 है तो सीरियस हो गया। 35 से 49.9 स्कोर है तो अलार्मिंग स्टेट हो गया, अलार्मिंग स्टेज। और 50 या उससे अधिक है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्टेट को प्रदर्शित करता है। वैश्विक वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया है, जो कि 17वां वार्षिक संस्करण है। कौन सा है? 17वां वार्षिक संस्करण है। अगर बात किया जाए तो 2021 में विश्व में लगभग 828 मिलियन लोग अल्प पोषित थे। कितना? 828 मिलियन लोग अल्प पोषित थे। इसीलिए आप लोग भोजन को वेस्ट मत किया करिए, जितना हो उतना ही आपको लोग खाना बनाइए, क्योंकि देख रहे हैं कितने लोग भूखे रह रहे हैं, कितने लोग माल न्यूट्रिएंट हैं, तो कितने लोग अंडर नरिशमेंट हैं। इसलिए फूड का वेस्टिंग बहुत कम से कम करिए आप लोग। तो हम लोग आगे आते हैं। ये रिपोर्ट में कितने कंट्री थे? 121 देश थे। कितने थे? 121 देश थे, जो कि 121 देशों में रैंकिंग दी गई थी। तो टॉप पर देखते हैं ब्रिक्स देश में, तो ब्राज़ील का 20वां स्थान था। कौन सा था? ब्राज़ील का 20वां स्थान था। और भारत का स्थान इसमें कौन सा था? 107वां रैंक था। कौन सा था भारत का स्थान? 107वां रैंक था। अंतिम 5 देश की बात की जाए तो सबसे खराब स्कोर किसका था? यमन का था भूखमरी में, एंड मध्य अफ्रीकी गणराज्य का उसके बाद था। देन उसके बाद मेडागास्कर। ये 3 राज्य में सबसे ज़्यादा भूखमरी थे। अगर भूखमरी में नंबर में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भूखमरी कहाँ पर है? इंडिया में नंबर पे जो भूखे रहते हैं लोग। अब आते हैं हम लोग QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसमें क्या है? एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग दी गई इसमें। तो ये कब जारी किया गया है? 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी की है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। इसमें देखते हैं हम लोग, एक कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था ये। कौन सा संस्करण था ये? 15वां संस्करण था। और कितने इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? टोटल 760 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया था इसमें। और इसमें सर्वाधिक इंस्टीट्यूट कहाँ से हैं? चाइना के हैं। चाइना के इंस्टीट्यूट कितने हैं? 125 हैं। चाइना के मेनलैंड से 125 इंस्टीट्यूट हैं इसमें। एशिया के 3 शीर्ष विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो चाइना का पेकिंग विश्वविद्यालय कौन सा है? पेकिंग विश्वविद्यालय मेनलैंड का है। दूसरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। कौन सा? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। फिर तीसरा कौन है? सिंघुआ विश्वविद्यालय। कौन सा है? सिंघुआ विश्वविद्यालय, ये भी चाइना का है। यानी कि टॉप 3 में चाइना के 2 यूनिवर्सिटीज हैं। और भारत के टोटल 118 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है। कितनी? भारत की टोटल 118 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। अगर टॉप 100 की बात की जाए तो टॉप 100 में केवल 7 इंस्टीट्यूट अपना स्थान बना पाए हैं। कौन से? केवल 7 इंस्टीट्यूट ही अपना स्थान बना पाए हैं। कौन कौन से इसमें हैं 7 इंस्टीट्यूट में? तो अगर भारत में बात की जाए तो भारत में पहला स्थान, और एशिया में 40वां स्थान किसका है? IIT बॉम्बे का है। और भारत की दूसरी और एशिया की 46वीं रैंक किसकी है? IIT दिल्ली का है। एशिया में 46वां स्थान है। फिर IISc बेंगलोर कर्नाटका का 55वां स्थान है एशिया में। भारत में तीसरा रैंक है। IIT मद्रास तमिलनाडु का, इसमें 53वां रैंक है। और इंडिया में चौथा रैंक है। अब आते हैं हम लोग टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023। कौन सा? टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023। तो ये
वर्ष 2023 के रैंकिंग 5 क्षेत्रों में विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतक, यानी कितने 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसमें लिए गए हैं। कौन कौन से 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर लिए गए हैं। जारी कब किया गया है? 12 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। और इसमें वर्ष 2023 की रैंकिंग में टोटल 104 देश, कितने 104 देश, कुल 1799 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है। 104 देश हैं और 1799 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर बात की जाए तो यूएसए की सर्वाधिक 177, अमेरिका की अप्रोक्सीमेट 177 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है इसमें। 1799 में लगभग 10% यूनिवर्सिटी कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। देन उसके बाद जापान के कितने हैं? 117 विश्वविद्यालय हैं। यूके का 103 विश्वविद्यालय हैं। चाइना के 95 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। भारत के 75 विश्वविद्यालय का स्थान मिला है। अगर प्रथम स्थान की बात की जाए तो प्रथम स्थान किसको मिला है? यूनाइटेड किंगडम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान दिया गया है। और ऑक्सफोर्ड लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर बनी हुई है। कौन से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 7वीं बार अपने प्रथम स्थान पर बनी हुई है। और एशिया की बात की जाए तो एशिया में चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय को 16वां रैंक मिला हुआ है। और भारतीय विश्वविद्यालय 200 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका। भारत के कोई भी इंस्टीट्यूट टॉप 200 में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तो आज हम लोग यही क्लास समाप्त करते हैं। और आप लोग बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हेलो एग्ज़ाम को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।